जो हमारा भारत देश है, जैसे हमने कुछ सिस्टम को अपनाया, ठीक है, आजादी के बाद, वैसे अमेरिका ने भी उसी व्यवस्था को अपनाया, ब्रिटेन ने भी अपनाया, जापान ने भी अपनाया, फ्रांस ने भी अपनाया, ठीक है ना। अरे बात समझ में, तो जो ये देश है, इन देशों से हम लोग अपना तुलना कर रहे हैं, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं अब आप लिखे हैं इसको, चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र है। और हम लोग चूंकि अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए अमेरिकी गणतंत्र के बारे में बात करेंगे। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उनमें एक है जेफरसन और मेडिसन। इन्होंने अपने अमेरिकी संविधान में लोकतंत्र शब्द को ना लेकर के या डेमोक्रेसी को ना लेकर के गणतंत्र को अपनाया, रिपब्लिकन शब्द को अपनाया, ठीक है ना। ये हम आपको बता चुके हैं क्या? नहीं पता, देख लेते हैं, अगर हो जाएगा वीडियो में होगा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो देखते हैं। अब इनका नाम वैसे याद रखना, तो इनके नाम है ठीक है, अमेरिकी ये संविधान निर्मात्री थे। जिस तरह से हमारे देश में संविधान के निर्माता किसको हम लोग बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने अमेरिका के लिए एक संविधान दिया, जेफरसन और मेडिसन ने। लिखें, पहले लिखें, फटाफट लिखें पहले। लिखें, ये अमेरिकी संविधान निर्माता थे, ये अमेरिकी संविधान निर्माता थे, ये अमेरिकी संविधान निर्माता थे। लिखे होंगे शायद, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये अमेरिकी संविधान निर्माता थे। क्योंकि टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने लोकतंत्र, ब्रैकेट में लिख लो डेमोक्रेसी, शब्द का प्रयोग ना करके उन्हें रिपब्लिकन गणतंत्र, रिपब्लिकन गणतंत्र या गणराज्य दोनों भी कह सकते हैं, ठीक है। गणराज्य शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया। सुनते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं गणतंत्र और हमारे लोकतंत्र में। फिलहाल हम लोकतंत्र बता चुके हैं, लोकतंत्र पे हम लोग बात कर चुके हैं। लोकतंत्र हमारे यहाँ क्या है? भारत देश में क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? आप कुछ बताइए। मेरे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार,
या जनता की द्वारा चलता हुआ तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, अब ये गणतंत्र हम बात कर रहे हैं, तो गणतंत्र में तो गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग जनता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। गणतंत्र में क्या होता है, जनता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है ना, ना कि किसी तंत्र या व्यवस्था का। सिस्टम का यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे लोगों का होना या जनता का महत्वपूर्ण माना गया है अमेरिकी संविधान में। ठीक है, अभी आगे से हम अच्छे से क्लियरफाई करेंगे, बस आप इतना से सुनते जाइए। लिखिए, जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखिए। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था का सूचक है, लिख लो जैसे भी लिख लेता हूँ। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था का सूचक है जिसमें जिसमें लोग जिसमें लोग जनता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें लोग जनता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव का यानी कि मानव का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व होता है, तो लिखिए मानव का महत्व होता है, मानव का महत्व होता है। तंत्र या व्यवस्था का नहीं, तंत्र या व्यवस्था का नहीं, सिस्टम का नहीं होता है। किसका महत्वपूर्ण होगा, मानव का, तंत्र या व्यवस्था का नहीं। क्योंकि तंत्र और व्यवस्था, सुनिए, मैंने चुनाव होगा, हम लोगों को एक अधिकार मिला है, क्या, वोटिंग करने का, ठीक है ना, उसके माध्यम से हम अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, सरकार को चुनते हैं, ठीक है, और सरकार जब बन के तैयार हो जाती है तो एक तंत्र बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, फिर सिस्टम से काम करेंगे। बात समझ आई है। अमेरिकी संविधान में, अमेरिका के जो संविधान है उसने डेमोक्रेसी को ना अपना करके गणतंत्र को अपनाया, रिपब्लिकन शब्द को अपनाया। ये गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग जो होते हैं वो जनता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी मानव का महत्व होता है, किसी तंत्र या व्यवस्था का नहीं। क्योंकि तंत्र या व्यवस्था जो है वो मानव ही बनाता है, व्यक्ति ही बनाता है। तो लिखें, क्योंकि तंत्र या व्यवस्था मानव बनाता है। तंत्र या व्यवस्था मानव के लिए है, तंत्र या व्यवस्था मानव के लिए है। कोई सिस्टम व्यक्ति के लिए होगा, मानव के लिए है। तंत्र या व्यवस्था मानव के लिए है, ना कि मानव या व्यवस्था के लिए, ना कि मानव तंत्र या व्यवस्था के लिए। तंत्र और व्यवस्था मानव के लिए है, ना कि तंत्र या व्यवस्था मानव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखें, मानव तर्क, बुद्धि, विवेक, व्यवस्था में मानव तर्क, बुद्धि, विवेक का
व्यवस्था में केंद्रीय महत्व होता है। मानव का तर्क, बुद्धि, विवेक का व्यवस्था में केंद्रीय महत्व होता है। हो गया, लिखें आगे लिखें। मानव की स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, उसके अधिकार पर बल दिया जाता है। बात समझ में आई है? गणतंत्र क्या कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति की समानता हो और उसके अधिकार पर जोर दिया जाता है कि ये आपका अधिकार है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखिए अभी 15-20 मिनट बाद आपको अल्टीमेट हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? अभी नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है आ रहा होगा लेकिन उतना नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में जैसे बैठोगे कुछ टाइम लगेगा, ढल जाओगे, फिर आने लगेगा। ठीक है ना? और ज्यादा बहुत दिक्कत होगी तो कल एकदम बैठ जाएगा दिमाग में, कल से एकदम आने लगेगा। लिख लें, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखें। गणतंत्र शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था पर आधारित, लिखो, गणतंत्र शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा पर आधारित होता है। गणतंत्र, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, गणतंत्र शक्तियों के पृथक्करण के अवधारणा पर आधारित होता है। मैं भी इसको डिफाइन करने वाला हूं। शक्तियों का पृथक्करण कैसे करेंगे, एक पॉइंट और लिख लें फिर लिख पाते हैं। तो ये हो गया क्या, कहीं कंफ्यूजन है? गणतंत्र शक्तियों के पृथक्करण के अवधारणा पर आधारित होता है। नेक्स्ट एक और लिखो, यह संसदीय सर्वोच्च यह संसदीय संप्रभुता के विरुद्ध है। ये संसदीय संप्रभुता के विरुद्ध है। थोड़ा सा पॉलिटी की क्लास में थोड़ा संयम बना के रखना है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत हाई लेवल की हम लोग बात अभी कर रहे हैं। ठीक है ना? कहाँ देश और कहाँ विदेश पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा अगर पहली पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा शांति बना के जब रखेंगे आप, तभी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। आज की मतलब आप लोग समझ लो पहली ही क्लास है, तो एक क्लास या तो आप स्टार्टिंग से होते तो अच्छे से समझ में आ गया होता। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहेगा थोड़ा बहुत तो कल हम लोग एकदम ढल गए। इसमें ढलना पड़ता है, ठीक है ना? पॉलिटी में ढलना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में ढलना पड़ेगा। जब जिस ढल जाओगे फिर आप देखना कितना मजा आता है पढ़ने में। इसीलिए हमने कल डिसाइड किया कि पॉलिटी बहुत दिन से होल्ड हो गई है, उसको उठा लेते हैं। अब सुनिए जब मैंने बोला कि ये जो गणतंत्र जो है वो शक्तियों के पृथक्करण के अवधारणा पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि यह संसदीय संप्रभुता के विरुद्ध होता है, यह विरुद्ध है। ये शक्तियों का पृथक्करण क्या है, उसी शक्तियों के पृथक्करण से हम लोग आएंगे। तो देखिए
शक्तियों का विभाजन करेंगे हम, तो गवर्नमेंट आएगी, सरकार आएगी, ये सिस्टम है, सरकार है, शासन है। आपको पता होगा, मैं नीचे जा रहा हूं, ज्यादा ही कुछ, चलो जाने दो। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ या गणतंत्र जैसे देश में, गणतांत्रिक जैसे देश में, अभी इधर देखिएगा, एक कार्यपालिका होगी, फिर विधायिका होगी, और फिर न्यायपालिका होगी। ये तीन क्या है, सरकार के अंग हैं। इन्हीं तीन अंगों पर सरकार कार्य करती है। तो पहले क्या होगा आपका, विधायिका होगा, दूसरा क्या होगा, नहीं ये कार्यपालिका होगा, दूसरा क्या है, और इसको हम अच्छे से बता चुके हैं कि ये दोनों संस्थाएं मिल करके कार्य करती हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका, जो कि स्वतंत्र होती है, लेकिन चूंकि हम अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। ये जो कार्यपालिका है, ये एकल टाइप की है। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कि यहाँ का जो चुनाव होगा, यानी इसका जो चुनाव वो सिद्धांततः कौन करता है, जनता करती है। विधायिका का चुनाव कौन करेगा, ये एमपी, एमएलए, सांसद, ये विधायक, ये सब कौन चुनता है इनको, विधायक। मतलब कहीं कंफ्यूजन तो नहीं कर पा रहे हैं हम, तो इनका चुनाव जनता करेगी, ठीक है ना। दूसरी जो विधायिका है, विधायिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, और एक शब्द आपको बता रहे हैं, याद रखना, सीनेट। क्या, हाँ, ये दो विधायिका में पोस्ट है, समझ लीजिए। पहले तो आप इसको लिख लें, कार्यपालिका के नीचे लिख लें, पहले लिख ही लें। इसका चुनाव सिद्धांततः जनता के द्वारा होता है। एकल सिस्टम है, और लिखें, इसका चुनाव सिद्धांततः जनता द्वारा होता है। बात समझ में आई, अभी और आ जाएगी समझ में, पहले लिख लीजिए। विधायिका में एक HOR, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं,
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दूसरे होते हैं सीनेट। जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब ये राज्य के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। सब समझ में आ जाएगा, बस लिख लीजिए, आएगा। देखो, ये जो जनता के प्रतिनिधि होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये कानून बना सकते हैं। तो आप लिख लें, ये क्या क्या बना सकते हैं बताइए? ये कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। छोटा हो गया, मुझे इसको ऊपर लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, यही चलो, चलने दो, ठीक है, अभी यही चलने देते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होता है, मतलब उनका चुनाव कौन करता है? विधायक, सांसद, ये सब एमएलए मिलकर के करते हैं। उनको हम कौन चुनाव करता है? उन लोगों को जनता करती है। तो जनता राष्ट्रपति को डायरेक्ट ना चुन करके अपने प्रतिनिधियों से चुनवाती है कि हमने तो तुमको बना ही दिया ना, तुम चुन लो। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसको कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। कौन चुनेगा? जनता। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, क्या हो रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी लाया जाएगा। ला सकता है महाभियोग, तो मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाएगी, ठीक है ना? ये ऊपर बना दे क्या हम? नहीं, ऊपर बनाएंगे तो आप भूल जाओगे, तो यही बनाते हैं। ये विधायिका जो है, मैं यहां इसलिए ले जा रहा हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यहां राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति मान लीजिए कि सही से अपने कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर रहा है, तो या कुछ भी हो, जब कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टकराव की स्थिति हो जाए, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध वो महाभियोग ला देगी विधायिका। लाएगी कि नहीं लाएगी? ला देगी, क्योंकि उसको कानून बनाने का पावर है। विधायिका को देखो, हमने यहां लिखा महाभियोग ला सकती है। यानी अब बताइए हमें, राष्ट्रपति को अगर हटाना है, बहुत कट जाएगा, क्यों? महाभियोग द्वारा हटाया
जा सकता है। सुनिए, चुन कौन रही है राष्ट्रपति को? लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना होगा तो कैसे हटेगी या कैसे हटेगा राष्ट्रपति? महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग लाएगा कौन? विधायिका लाएगी। हम्म? पद से हटाने की प्रक्रिया है। कहाँ? यही तो कर रहा है, जनता ही कर रही है। अमेरिका में जनता करती है चुनाव। ठीक है, आप लोग इसीलिए बोल रहे हैं अभी थोड़ा शांति से बैठे रहिए। पीछे का काफी छूटा हुआ है आपका, इसलिए चीजें समझ में हो सकता है थोड़ा बहुत ना आए, कल अच्छे से आने लगेंगे। थोड़ा ढलना पड़ेगा उसमें आपको, समझे? हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ सिस्टम है, मैं इसको अभी जब आर्टिकल अनुच्छेद में आएंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो हम लोग उस पर अच्छे से बात करेंगे। अभी हम लोग संविधान के तहत और जो देशों के संविधान है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ का संविधान कैसे है और अमेरिका का संविधान कैसे है, ब्रिटेन का संविधान कैसे है। ब्रिटेन के संविधान पे हम लोग बात कर चुके हैं, फ्रांस के संविधान पे हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम अमेरिका के संविधान पे बात करते हैं। वीडियो जरूर देखिएगा वीडियो में। अभी अगर इन राष्ट्रपति को हटाना है तो कैसे हटा पाएंगे आप बताइए मुझे? महाभियोग द्वारा। अब महाभियोग लाया कैसे जाएगा ये हम बताएंगे आपको। ठीक है, लिखे, ये बना लिए हो तो इसी के आगे लिख लो। इसी के आगे लिखिएगा। ये बन गया है, हाँ तो लिख। गणतंत्र लोगों के अधिकार स्वतंत्रता पर आधारित होता है। गणतंत्र लोगों के अधिकार स्वतंत्रता पर आधारित होता है। देखो बहुत काफी गैप हो गया है ना, तो अभी हो सकता है ये पूरी क्लास आपको समझने में ही लग जाए। गणतंत्र लोगों के अधिकार स्वतंत्रता पर आधारित होता है। नेक्स्ट लिखें, वैयक्तिक वैयक्तिक स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। वैयक्तिक स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। वैयक्तिक लिख लेंगे ना? वैयक्तिक स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। वैयक्तिक वैयक्तिक स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। अमेरिका के संविधान में मत समझना कि वहां के किसी व्यक्ति को, वहां व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष महत्व दिया गया है कि किसी भी तरह से, किसी भी कारण से इस व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में उसका हनन नहीं होना चाहिए। इसकी जो भी स्वतंत्रता है, जो संविधान ने दिया है, इसका पालन किया जाएगा। ठीक है ना? लिख, अब हेडिंग डाल लीजिए, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन की व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन की व्यवस्था। थोड़ा सा आप लोग जल्द हाँ करो, मैं इसमें इंक डालता हूँ। अध्यक्षीय शासन की व्यवस्था। विशेषताएं लिख लेना, एक नीचे विशेषताएं लिखो पहले तो।
अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की नंबर 1 हेडिंग डालिए, विशेषताएं। विशेषताएं करके लिखिए। नंबर 1 करके लिखो। शक्तियों का पूर्ण शक्तियों का पूर्ण एवं कठोर पृथक्करण। शक्तियों का पूर्ण एवं कठोर पृथक्करण। शक्तियों का पूर्ण एवं कठोर पृथक्करण। क्या बोला, हेडिंग क्या हमने बोला है? ठीक है, इधर इधर इधर। मैं शासन के बजाय सरकार भी लिख सकता हूँ क्या? है? शासन या सरकार, याद आया? सबसे पहले हमने पहली क्लास में जो पॉलिटी की मूलभूत शब्दावलियां हैं, हमने उसी पे बात किया था। ठीक है ना? इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। नंबर 1 में क्या है आपकी कि विशेषताएं क्या हैं इसकी? नंबर 1 क्या विशेषता है बताना? हाँ, शक्तियों का पूर्ण व कठोर क्या पृथक्करण। शक्तियों का जब भी हम पृथक्करण करेंगे तो यही होगा। बात समझ में आई? ध्यान रखना है किस संदर्भ में बात कर रहे हैं हम? अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शक्तियों का जब हम लोग पृथक्करण करेंगे, पहला आएगा कार्यपालिका, बना लो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका के ऑब्लिक करके कांग्रेस लिख देना, कांग्रेस। कार्यपालिका, विधायिका या कांग्रेस और न्यायपालिका। इन तीनों के बारे में कुछ लिखें, पहले स्पीड बढ़ा के लिखना। नंबर 1 लिखो, सभी निकाय की शक्तियां अलग अलग होती हैं, पृथक पृथक होती हैं। सभी निकाय की शक्तियां पृथक पृथक होगी। देखो इधर, समझते भी चलिए। कार्यपालिका की शक्ति अलग होगी, विधायिका या कांग्रेस की शक्ति अलग होगी और न्यायपालिका की शक्ति अलग होगी। ठीक है ना? तो सभी निकायों की शक्तियां पृथक पृथक होती हैं। हो गया? ये निकाय अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं। ये निकाय अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं। ये निकाय अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं।
यदि कोई निकाय यदि कोई निकाय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यदि कोई निकाय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करता है यदि कोई निकाय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो अन्य निकाय उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसलिए व्यवस्था नियंत्रण व संतुलन व्यवस्था नियंत्रण व संतुलन का तत्व होता है। अब देखिए, इधर देखिए, ये सभी निकाय का अपना अलग अलग क्या होता है, शक्तियां होती हैं, उनकी अपनी अपनी शक्ति होती है, पृथक पृथक शक्ति होगी, अलग अलग शक्तियां होंगी, ठीक है ना। और सभी निकाय अपने अपने क्षेत्राधिकार में रहकर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि विधायिका का काम न्यायपालिका हो जाएगा और न्यायपालिका का भी ये काम नहीं है कि वो विधायिका का काम करे। जैसे ही कोई निकाय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के काम करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही जो अन्य निकाय होंगे उस पर अपना बल या उसको कंट्रोल कर लेंगे, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। बात समझ में आई है? करने नहीं देंगे। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, वह नियंत्रण और संतुलन का तत्व सार हो गया साहब। नेक्स्ट लिखो। सिद्धांत, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है। सिद्धांत, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग बहुत स्वतंत्र होकर करता है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर रहा है? जनता कर रही है। और जब जनता चुनाव कर रही है तो राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली अपने आप को समझता है और हो जाता है कि वो इनसे डर नहीं खाता है। इसलिए कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग जो है वो बहुत ही स्वतंत्र होकर के करता है। बात समझ आई है? लेकिन वहीं दूसरी ओर विधायिका के जो मेंबर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट,
जो राज्य के प्रतिनिधि हैं और जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमें भी तो जनता ने चुना है। तो तुम हम पर कैसे अधिकार जमा सकते हो? तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या हो जाता है, टकराव की स्थिति आ जाती है। आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो अभी हम बताएंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़े, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और उन्हें इतना मतलब कॉन्फिडेंस था, इतना उनके पास सिस्टम था। अमेरिका का राष्ट्रपति मतलब देश का सुपर नेता है कि नहीं है? एक तो अमेरिका ऐसे सुपर पावर देश है, और उस सुपर पावर देश का प्रेसिडेंट हो कोई, मजाक है। लेकिन याद रखना, लोकतंत्र, और हालांकि वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां गणतंत्र है। जनता जिसे चुनाव करती है, चुनती है, ये अंदर भाई घमंड तो होगा ही। यहाँ तो प्रधान घमंड कर लेता है कि हमें चुना गया है, टकरा जाता है जाकर डीएम से। हिम्मत नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनर्गल बात कर लें, करेंगे तो लीगली कुछ भी कर सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो, सब कुछ, लेकिन वो दबेगा नहीं। हाँ, पावर जनता की दी हुई ताकत होती है। वो तो प्रेसिडेंट है, छोड़ ही नहीं रहा था व्हाइट हाउस को, हार गया था। डोनाल्ड ट्रंप हार चुके थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। बाइडेन बड़ा परेशान हो गए कि बताओ हम जीत गए हैं, ये व्हाइट हाउस ही नहीं छोड़ रहा है, हम क्या करें, अपने आप को राष्ट्रपति न माने। सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, तब जाकर के छोड़ा फिर। तो अभी बाइडेन है राष्ट्रपति, कमला हैरिस है ना? हाँ, सेम प्रोसीजर होगा। हाँ, राष्ट्रपति का अपने यहाँ कैसे होता है पता है? और अपने यहाँ राष्ट्रपति का कैसे होता है? अभी तो बताया। हम किसको चुनते हैं? हाँ, जन कहने को तो वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन यही तो दिक्कत होती है। हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वो संवैधानिक राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना? आएंगे, बात करेंगे। वो पीछे छूट चुका है बहुत काफी आपका, तो हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। लिखे, नोट करें, नेक्स्ट लिखे। राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत इच्छा से हाँ हाँ हाँ, लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके लिखना। राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत इच्छा से अपने अन्य मंत्रियों को, या अपने अन्य मंत्रियों का चुनाव कर सकता है। ध्यान से सुनो, दोनों संदर्भ में। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति है ना, वो किसी मंत्री का चुनाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी मंत्री का चुनाव वो नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति, वो अपनी इच्छा अनुसार, उसका मन करे तो वो अपने अन्य मंत्रियों का चुनाव कर सकता है। वो व्यक्ति राजनीतिक नहीं होते, और जो वो वहां का चुनाव करता है, राष्ट्रपति, अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार जो मंत्रियों को बनाता है, वो जो है राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते हैं। वो किसी को भी मंत्री बना सकता है, इसकी पावर है, तुमको भी बना सकता है।
बस उसका मन कर दे, बस दिल कर दे। वो व्यक्ति किसी विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, आर्टिस्ट कलाकार हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में ले लेगा, कैबिनेट में ले लेगा। आई बात समझ में? लिख, कहां तक लिखे? अपने अन्य मंत्रियों को भी चुनाव कर सकता है। लिख, सामान्यतः यह मंत्री राजनीतिक नहीं व्यक्ति नहीं होते। अधिकतर ये जो व्यक्ति राष्ट्रपति इनका चुनाव करेगा, वो जो व्यक्ति होंगे ना, कोई भी व्यक्ति लगभग ये मान के चलते हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं होते। समझे? अधिकतर नहीं होते, हो जाए अलग की बात। ये अपने अपने देखो, इसी में ये अपने अपने क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ हो सकते हैं या होते हैं, भी होते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ भी होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए अमेरिका में या अमेरिका के मंत्रिमंडल में या इस प्रकार, जैसे भी लिखो, इस प्रकार अमेरिका में मंत्रिमंडल विशेषज्ञ होती है। पेन डाउन करो। राष्ट्रपति का पावर है प्रेसिडेंट, कि वो जनता के द्वारा चुना जा रहा है, और जब जनता के द्वारा चुना जाता है तो वो कार्यपालिका की शक्तियों का बहुत ही स्वतंत्र होकर के प्रयोग करता है। क्या और क्या कर सकता है वो अपने मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अन्य व्यक्ति का भी चुनाव कर सकता है, और वो व्यक्ति जो चुन करके आएंगे या राष्ट्रपति जिनको बनाएगा अपने मंत्रिमंडल में लेगा, वो अपने अपने क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं। मतलब कोई ना कोई उनके अंदर गुण होता है, कोई उनके अंदर विशेषता होती है उस क्षेत्र की। इसलिए अमेरिका का जो मंत्रिमंडल होता है वो अमेरिकी क्या कहलाएगा? मंत्रिमंडल विशेषज्ञ कहलाता है, या मंत्रिमंडल विशेषज्ञ होता है। हमारे यहाँ का मंत्रिमंडल क्या होता है पता है? अनर्गल बातें करता है। अभी कंगना रनौत क्या बोली है पता है? अभी परसों पेपर पढ़ा करो यार, हम इसीलिए तो भेजते हैं। अब सोचो, वो फिल्मी दुनिया में थी, हालांकि उनकी फिल्में हम बहुत नहीं देखे होते हैं, 2-3 फिल्में देखे हैं। तो आर्टिस्ट है वो, कलाकार है। अब कलाकार तो उर्वी, क्या नाम है, उर्वी जावेद का नाम है, वो भी है। आजकल तो कलाकारों का कोई मतलब नहीं है ना? कौन कलाकार, उनसे अच्छे कलाकार तो हमारे गांव में है, आपके गांव में होंगे। कलाकार का मतलब होता है आपके आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो कि उससे लोगों को, समाज में कुछ आप दे पाए, आप अपने समाज को कुछ कर पाए ना। फिल्म इसलिए बनाई जाती है, देखिए पहले के 90 के दशक की फिल्में जो बनी होंगी, देखिए उसमें क्या होता है, समाज से रिलेटेड बातें होती थी, जो जो समाज में घटनाएं घटती थी उसी चीज को दिखाया जाता था। अब क्या है कि कुछ पता नहीं है, इतना डाइवर्स। इससे अच्छा तो साउथ की फिल्म देख लो आप। अब परसों नरसों का एक स्टेटमेंट आया कि जो किसान आंदोलन चल रहा था, वहां पे जो है डेली रेप होते थे,
और उनको मार के टांग दिया जाता था। पूरा हरियाणा के जो जिले वो है ना, किसान ढूंढ रहे हैं, लेकिन पगड़ी बांध के कहाँ है, कंगना राणा होती है। क्या जरूरत है ऐसी बातों को कहने से, है ना। मतलब तुम बस यही ना कि तुमको कुछ लोग जानते हैं, थोड़े बहुत लोगों, एक सेलिब्रिटी थी यार, और जो पाओगे वो कह दोगे। तो हमारे यहाँ ये मंत्रिमंडल विशेषज्ञ नहीं है, पूरा फाथी विशेषज्ञ है ये सब, जितना मंत्रिमंडल में है। यही तो अंतर होना चाहिए ना। अमेरिका जैसे देश का आप सामना हम कब कर पाएंगे, जब उनकी चीजों को पकड़ेंगे, पालन करेंगे, तभी तो पाएंगे कि ऐसे पा जाएंगे। अपने ही नागरिक को, अपने ही देश के लोगों को, अपने ही किसानों को बोल देंगे ये तो आतंकवादी हैं, अब तो ये है तो वो, है ना। तो मंत्रिमंडल जो अमेरिका का मंत्रिमंडल है वो विशेषज्ञ है, इसलिए कि क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो अपनी इच्छा से बनाता है, जब तो वो ये देखता है, ध्यान रखता है कि आप अपने क्षेत्र के कोई, आपके अंदर कोई ऐसा गुण हो जो आपका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप उस क्षेत्र के अच्छे से जानकार हो, उस भाषा के जानकार हो, वहां के कोई खेल के जानकार हो, या उस खिलाड़ी हो आप, ऐसे लोगों को रखता है, चुनता है। जब वो रखेगा तो आएगा, तो अब विशेषज्ञ हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आएंगे तो पढ़े लिखे जैसी बात करेंगे ना। संसद में 2 4 10 मेंबर ऐसे गए हैं, गजब के इस बार गए हैं, मैं कहूंगा इतने, और वो भी विपक्ष के गए हैं, अपोजिशन से गए हैं। वास्तव में मतलब देखो, सच जो है वो तो कहना है ना। पढ़े लिखे लोग गए हैं, लिखते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य, राष्ट्रपति और अमेरिकी या मंत्रिमंडल का, जैसे भी लिखना चाहें, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य ना ही प्रेसिडेंट, इधर भी देखते रहना, ये प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट किसी सदस्य को बनाएगा, मेंबर को बनाएगा, अन्य मंत्री को बनाएगा, जो मंत्रिमंडल सदस्य होंगे। ये दो व्यक्ति, या जो प्रेसिडेंट का जो मंत्रिमंडल होगा, राष्ट्रपति का, वो और वो सदस्य, कोई भी सदस्य इस विधायिका या अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य नहीं होंगे। हमारे यहाँ क्या होगा, दोनों साथ साथ समझते हैं ना। राष्ट्रपति एक तरफ, राष्ट्रपति एक तरफ, क्योंकि राष्ट्रपति को किसने चुना है, इन लोगों ने चुना है। तो राष्ट्रपति है तो सर्वोच्च, लेकिन संवैधानिक है वो, वास्तविक ना होकर के कैसा है वो, संवैधानिक है। एक तो उसके पास पावर क्या है, जैसे ही कुछ करेगा ये सारे लोग मिल करके हु करेंगे, करेंगे ना, तो संसद में, पार्लियामेंट में। इसलिए देखिएगा कि जब कोई कानून बनता है, और कौन कानून बनाएगा, यही लोग बनाएंगे। कानून बनाएंगे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। जब किसी भी सदन में कोई बिल लाया जाएगा, कोई भी बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि निम्न लोकसभा में ही लाया जाए। कोई भी कानून बिल आपको लाना है तो उसको उस सदन में पास कराना पड़ेगा पहले तो। अगर कानून या कोई बिल लोकसभा में लाया गया है
पहले वो 2/3 बहुमत से उस बिल का पास होना है उस संसद में जिसमें लाया जा रहा है। लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा में जब वो 2/3 बहुमत से वो बिल पारित हो जाएगा तो वह बिल उच्च सदन को चला जाएगा, राज्यसभा को चला जाएगा। वही बिल 2/3 बहुमत से राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए। जब तक 2/3 बहुमत से पारित नहीं होगा वो बिल नहीं रह जाएगा, बिल वहीं पे गिर जाएगा, कानून वहीं पे गिर जाएगा और नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे ही उच्च सदन में 2/3 बहुमत से बिल पारित हो जाता है, वह बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। और कोई बिल, कोई कानून तब तक कानून नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति उस पर क्या ना कर दे, अब राष्ट्रपति के पास आया, मान लो उसके समझ में नहीं आया, अब इसे किसानों के लेकर के कानून आ गया, जनता उमड़ पड़ी, नहीं नहीं ये हमारे विरोध में है, मतलब हम इस कानून को नहीं मानेंगे ना। तो राष्ट्रपति उसको थोड़ा सा पेंडिंग रखता है। एक तो होता है कि या तो उसको आंख मूंद करके साइन मार दे और कानून बन जाए, ये भी होता है। 14 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा, मामला न्यायालय में जाएगा और महाभियोग के तहत अगर होता है, कार्रवाई होती है तो राष्ट्रपति हटेगा फिर। लेकिन बहुत रेयर केस में होता है, ये सब बहुत आसान नहीं होता है। तब तक तुम्हारी लोग सहयोग लाया जाएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत पावर है। आपके मंत्रिमंडल में जिसको पाओ उसको बना लो, मनोज कुमार तिवारी को भी बना लो, जा रहा है। अरे वहां राष्ट्रपति जो है अपने इच्छा से अपना मंत्रिमंडल बनाता है और उसका जो मंत्रिमंडल होगा वो, उसके मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वो उस अपने अपने क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। और जब तकनीकी विशेषज्ञ होंगे तो इसलिए अमेरिका का मंत्रिमंडल कैसा होता है, विशेषज्ञ मंडल होता है, बहुत जानकार मंडल होता है, मजाक नहीं होता है वहां, ऐसे नहीं कहेंगे जो भी मन में आया कहेंगे। बस समझ में आई है ना, पॉइंट को लिखते चले जल्दी जल्दी। राष्ट्रपति, अच्छा हाँ ये हो गया है। अच्छा दूसरी बात हमने क्या बताया, वह राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वो अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य नहीं होंगे। नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रपति और मंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री कांग्रेस अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। जब इसके सदस्य नहीं होंगे तो इसके प्रति उत्तरदायित्व भी नहीं होंगे। देखिए, राष्ट्रपति और उसके सदस्य या मंत्री कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब समझ रहे हैं ना, विधायिका, ठीक है, अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होंगे। तुम कहते रहो नहीं मानेगा। बस समझ में आई। चलिए एक पॉइंट थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाकी होगा कुछ नहीं। वे व्यक्तिगत रूप से, लिखो, वे व्यक्तिगत रूप से, अच्छा बताओ ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे ये किसके प्रति उत्तरदायी होते होंगे? नहीं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा उनको बना के रखेगा, नहीं कहेगा चलो भगो, चलो पढ़ो, है ना। तो लिखो, एक और लिख लो, ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं।
मंत्रिमंडल मंडल के सदस्य होंगे वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। इसी में लिखे राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है। समझ में आई है? एक चीज और याद रखना, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? मतलब कितने साल के लिए वो राष्ट्रपति बनता है? समझे? तो उसके जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष होता है, लेकिन वो अपने कार्यकाल को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक बना रह सकता है। बात समझ में आई है? फिर यहीं पे